नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षार लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अम्ल और क्षार पढ़ लिए थे, आगे चलते हैं और आगे चलते हुए एक और नया टॉपिक है अपना जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और वो टॉपिक है अपना क्या, सूचक। तो अपन इस क्लास में पढ़ते हैं किसके बारे में, सूचक के बारे में। यानी सूचक क्या होते हैं, सूचक बोल दो या इनका नाम क्या लिख सकते हैं अपन, अम्ल क्षारक सूचक भी बोल सकते हैं। इसको खाली सूचक बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, अम्ल क्षारक सूचक, ये भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये या तो सूचक बोल सकते हैं इसको अलग से, या क्या बोल सकते हैं, अम्ल क्षारक सूचक। देखो सूचक क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं। सामान्यतः सूचक किसको बोला जाता है, जो हमें क्या करते हो, सूचना प्रदान करते हो। तो ये सूचक भी क्या करते हैं, अपने को कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर वो विलयन जो है वो अम्ल है या क्षार है, अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, उसके बारे में अपने को क्या करता है, जानकारी देता है। तो फिर परिभाषा इसकी यही बनेगी कि ऐसे पदार्थ, क्योंकि ये पदार्थ होते हैं तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में, यानी वो विलयन होना चाहिए, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल एवं, किसी विलयन में अम्ल एवं अम्ल एवं क्षारकों की, अम्ल एवं क्षारकों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अम्ल एवं क्षारकों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उपस्थिति को दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। उपस्थिति को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो ये सूचना दे रहे हैं ना उस विलयन के अंदर की वो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, सही है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हो, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की क्या बताते हो, उपस्थिति बताते हो, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो देखो सामान्यतः अपन कह सकते हैं, मैं यहां लिख दूं, सामान्यतः सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सामान्यतः सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। पहला प्रकार जो है वो अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक होते हैं, यानी ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। दूसरे सूचक जो है वो कौन से सूचक हो जाएंगे, प्राकृतिक होते हैं, तो दूसरे सूचक कौन से हो जाएंगे, कृत्रिम बोल दो, चाहे उनको क्या बोल दो, संश्लेषित बोल दो, यानी जो मानव बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। और एक और तीसरा जो सूचक होता है वो गंध के आधार पे होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं अपन, उनको कहते हैं अपन गंधीय सूचक। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। तो सामान्यतः अपने पास में तीन प्रकार के सूचक होते हैं, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा कौन सा है, गंधीय सूचक। एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं क्योंकि ये है अपने सिलेबस के अंदर। तो पहला अपन प्रकार पढ़ते हैं, कौन सा, पहला प्रकार पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक सूचक। तो परिभाषा तो इस नाम से स्पष्ट हो रही है कि प्राकृतिक सूचक होते कौन से हैं, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी जो मानव की देन, भगवान की देन हो, ईश्वर की देन हो, वो वाले क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसे सूचक, ऐसे सूचक, क्योंकि सूचकों के प्रकार इसलिए लिखूंगा मैं, ऐसे सूचक जो हमें, ये लिख सकते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये जो सूचक होते हैं ये पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक जो हमें पौधों, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको लिखना हो तो पौधों, या ये लिख सकता हूँ प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक जो हमें पौधों या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं।
प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे देखो ये परिभाषा तो सिंपल सी याद रह जाएगी, परंतु इनके उदाहरण याद रखने आप भूल जाओगे। इनको उदाहरणों को अच्छे से याद रखना। जैसे देखो अपन ने बहुत बार पढ़ा था अम्ल और क्षार के अंदर लिटमस पत्र। ये जो लिटमस है, ये लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ये कहां से मिलता है, अब इसकी मैं चर्चा करूंगा। ये लिटमस है, ये एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि हल्दी जो है, वो हल्दी भी एक तरह की क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो सब्जी और बनाते हैं उसमें काम आती है, वो भी एक तरह का क्या, प्राकृतिक सूचक है। ये दोनों क्या करते हैं, किसी भी विलयन में अपने को अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। जैसे लिटमस तो अपन ने पढ़ाई था, अम्ल पढ़ा था, तो ये कहा था कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते। तो अगर नीला लिटमस लेके गए और उसको विलयन में डुबोया और उसने उसको लाल कर दिया, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बता रहा है। ऐसे ही हल्दी होती है, जैसे अपने कोई जो कपड़ा होता है सफेद, उस पे ना सब्जी गिर जाती है, उसमें हल्दी होती है, दाग लग जाता है। जब अपन उसको साबुन से साफ करते हैं तो पहले क्या होता है, वो साबुन से साफ करते हैं, क्योंकि साबुन जो अपन आगे पढ़ेंगे, साबुन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्षार से साफ करते हैं तो वो क्या होते हैं, लाल रहते हैं पहले, तो बाद में लाल से क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। और फिर जब ज्यादा रगड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, हल्दी जो है ये उस साबुन के अंदर किसको प्रदर्शित करती है, क्षारकों को प्रदर्शित करती है। तो मैं लिटमस के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे। सिंपल सा इसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, तो लिटमस और हल्दी। या ये लिख देगा ऊपर लिटमस है और नीचे ये ऑप्शन लिख देगा, क्योंकि आगे चलेगा क्वेश्चन आएगा तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, एक ऑप्शन लिख देगा डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि ये लिटमस तो प्राकृतिक सूचक होता है, तो आप इसको टिक कर दोगे। मैं लिटमस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ से। वैसे तो अपन जानते हैं लिटमस होता क्या है। देखो ये जो लिटमस होता है ना, ये लिटमस अपने को क्या प्राप्त होता है, पहले मैं इसका रंग लिख दूं। इसका जो रंग होता है ना, इसका रंग जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, बैंगनी होता है। तो पहली बात तो याद रखना कि लिटमस जो होते हैं वो सामान्यतः बैंगनी रंग के रंजक होते हैं। ऐसे लिख सकते हो कि लिटमस सामान्यतः बैंगनी रंग के रंजक होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा पौधों से प्राप्त होते हैं सामान्यतः, तो ये किस वर्ग के पौधे से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है थेलोफाइटा वर्ग के, थेलोफाइटा वर्ग के लिचेन नामक पौधे से। थेलोफाइटा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है, थेलोफाइटा वर्ग के लिचेन नामक पौधे से, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना होगा, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त, याद रह जाएगा। आपको वो पूछेगा कि अम्ल और क्षार की अनुपस्थिति में लिटमस का रंग कैसा होता है, लिटमस का रंग बैंगनी होता है। जब उसके सामने अम्ल और क्षार कुछ ही नहीं है, उसका सामान्यतः रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। आपको पूछेंगे लिटमस किस वर्ग के पादप का यौगिक है या पदार्थ है, वो थेलोफाइटा वर्ग के पौधे का क्या है, उत्पाद है। पूछेगा किस पादप का लीचन, जैसे नहीं होता क्या, अपने एक क्या होता है, पूरा धर्म होता है, उस धर्म के अंदर एक विशेष जाति होती है, उस जाति का व्यक्ति होता है। तो वैसे ये कि पूरा वर्ग है पौधों का, और उस पौधे के वर्ग में क्या है, लीचेन नामक का एक पौधा है, उससे अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये याद रखना कि ये जो लिटमस होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये थेलोफाइटा वर्ग के पादपों से प्राप्त होता है और लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और ये तो लिखना ही है कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तो इतनी बात इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा अपन आगे चलते हैं और दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं, कौन सा दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। क्या पढ़ते हैं अपन, कृत्रिम या क्या पढ़ लेते हैं, दोनों नाम लिख दो, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। यानी इनको क्या करता है, मानव संश्लेषण करता है इनको और फिर बनाता है विभिन्न प्रकार के यौगिकों का। मानव पहले क्या करता है, संश्लेषण करता है और फिर इनका निर्माण करता है। तो अपन इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, ऐसे सूचक जो मानव निर्मित, या लिख सकते हैं ऐसे सूचक जो मानव निर्मित रसायनों से बने होते हैं, ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, सीधा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, क्या लिख दूं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ये याद रखना है आपको, संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक की परिभाषा। मेन तो इनके उदाहरण याद रखने हैं। जैसे देखो, जैसे क्या याद रखोगे कि संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं। आपको याद रखना, एक होता है अपने फिनोप्थेलिन, आपने बहुत बार देखा होगा फिनोप्थेलिन, नाम भी सुन रखा होगा। फिनोप्थेलिन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, संश्लेषित सूचक होता है, मानव निर्मित सूचक होता है। और एक होता है क्या, मेथिल ऑरेंज। क्या होता है, मेथिल ऑरेंज। ये दो आपको याद रखने हैं, दो जो पदार्थ है, दो यौगिक हैं। ये क्या है, अपना कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। तो आपको पूछ लेंगे कि किन्हीं दो कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों के नाम लिखे, तो आप लिख सकते हो फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। तो ये दो प्रकार हुए। आपको अगर उतारना है तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इस वीडियो को रोक के उतार लीजिए, भले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हैं कौन सा प्रकार पढ़ते हैं, आगे प्रकार पढ़ते हैं अपन कौन सा, तीसरा। और तीसरा प्रकार है कौन सा अपना, तीसरा प्रकार है अपना गंधीय सूचक। तो मैं यहाँ पे तीसरी हेडिंग डालता हूँ, और तीसरी हेडिंग में क्या पढ़ता हूँ यहाँ पे, गंधीय सूचक। तो देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं। गंध का मतलब क्या जानते हो आप, कि जो भी उसकी गंध आती है, अच्छी गंध आती है या बुरी गंध आती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सुगंध के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तो वो वाले क्या करते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे देखो कैसे हो जाती है गंध के अंदर परिवर्तन। मैं इसको वापस लिख देता हूं। जैसे पहला था प्राकृतिक सूचक, और अभी अपन तीसरा जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा, गंधीय सूचक पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, गंधीय सूचक। यानी क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपनी गंध को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो वो वाले क्षारक है, सूचक है, वो क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक। तो मैं इसके अंदर परिभाषा लिख दूं कि ऐसे सूचक जो अम्लीय एवं ऐसे सूचक जो अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यम में, अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यम में, अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यम में अपनी गंध बदल लेते हैं, माध्यम में अपनी गंध बदल लेते हैं, अपनी गंध बदल लेते हैं या अपनी गंध परिवर्तित कर लेते हैं, अपनी गंध बदल लेते हैं, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये परिभाषा इसकी याद रखनी, गंधीय सूचक कहलाते हैं, रह जाएगी याद। सिंपल सीख है परिभाषा, कि जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपनी गंध क्या कर ले, परिवर्तित कर ले, वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, जैसे मैं बात करता हूं प्याज का रस, किसकी बात करता हूं, प्याज का रस जो है, प्याज का रस मतलब प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लो, उनको दबा के रख दो, बाद में उसका रस निकाल लो, वो प्याज का रस। ये प्याज का रस जो है, ये प्याज का रस क्या करता है, अलग अलग माध्यमों में अम्ल और क्षार में अपनी गंध क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। जैसे मैं लिखूं तो अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ये अगर कोई विलयन अम्लीय है और उसके अंदर प्याज का रस डाल दे, तो उसकी जो गंध है, इसकी जो गंध है किसकी, प्याज के रस की गंध क्या हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत तीखी गंध हो जाती है। गंध क्या हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, तीखी गंध हो जाती है। और अगर इसी को ही अपन किस में रख दें, इसी को ही क्षारक में डाल दें, तो वो क्या हो जाता है, वो गंधहीन हो जाता है। उसमें जो गंध होती है पहले से ही, वो गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये परीक्षण करने के काम आया। अम्ल और क्षार के प्याज का रस निकाल लेंगे, जो भी विलयन है उसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर अगर उसकी गंध तीखी हो गई तो अपन कह देंगे वो अम्ल है, और अगर गंध आई नहीं, जो आ रही थी वो ही खत्म हो गई, उसको क्या कह देंगे, वो क्या है, क्षारक है। दूसरा ऐसे ही एग्जांपल और लिखता हूं, क्योंकि दो दो एग्जांपल लिखे सारों के, तो इसके भी दो लिख देता हूं। जैसे अपन जानते हैं, लौंग को जानते हैं,
और लौंग का तेल जो है, उस लौंग के तेल की भी गंध क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है लौंग का तेल। जैसे देखो लौंग का तेल क्या करता है, अम्लीय माध्यम में लौंग का तेल क्या करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अम्लीय माध्यम में जो लौंग का तेल होता है उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर अपन क्या करें, किसी अम्ल के अंदर लौंग का तेल डालें और लौंग के तेल में क्या ना हो, कोई भी सुगंध में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो अपन क्या कह देंगे कि वो जो विलयन है जिसके अंदर अपन ने लौंग का तेल डाला वो क्या है, अम्ल है। दूसरा, अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक की उपस्थिति अपने को चेक करनी है, तो क्षारक की उपस्थिति में क्या होगा, ये भी क्या रहेगा, गंधहीन रहेगा। ये भी क्या रहेगा, गंधहीन रहेगा, इसके भी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जितने भी सूचक पढ़े अपन ने, क्योंकि अपन ने लिटमस को एकदम विस्तार से पढ़ा था, अपन ने पहली दूसरी क्लास जब पढ़ी थी उसके अंदर भी, कि अम्ल और क्षार को बताते हैं, नीले को लाल कर देते हैं तो ये हो जाएंगे अम्ल, और अगर लाल को नीला कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्षार। और भी होते हैं, जैसे हल्दी होती है, वो भी विलयन दे दी अपने को, आपको कह दिया कि इसका परीक्षण कीजिए, अम्ल है या क्षार है, अपन हल्दी के आधार पे कर सकते हैं। जो अपन ने कृत्रिम सूचक पढ़े थे, अपन ने कौन से, जैसे फिनोप्थिलीन पढ़ा था और मेथिल ऑरेंज पढ़ा था, वो भी क्या करेंगे, बता देंगे अम्लीय माध्यम है या क्षारीय। और ये जो प्याज का रस और लौंग का तेल है, ये भी क्या करेंगे, बता देंगे कि वो माध्यम क्षारीय है या अम्लीय है। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस क्लास के अंदर अपन ने सूचक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, सूचक के बारे में अपन ने पढ़ा। आगे की क्लास में अपन और पढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।